नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल में इस समय हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ अब परिवर्तन होने वाला है। तो वहाँ पे इस समय अगर हम बात करें तो नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसमें कुछ लोगों की मौत की भी बातें निकल के आई हैं, दर्जनों लोगों के घायल होने की बातें निकल के आई हैं। 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। उसके बाद अब तक 17 सालों में 14 बार सरकार वहाँ पे बन चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है? इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या इसमें भारत का कोई अहम योगदान है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 9 मार्च 2025 को हुई, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। ये सभी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक माने गए। ज्ञानेंद्र पश्चिमी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे। फिर वहाँ से जब वो वापस लौटे तो हजारों समर्थकों रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आओ राजा, देश बचाओ और हम राजशाही चाहते हैं जैसे नारे वहाँ पे लगने लगे। इसके बाद क्या था? इस दौरान कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन हिंसा की चिंगारी जरूर भड़क चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि 28 मार्च को हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। 3 कोने में एक इमारत में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदर्शन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन हासिल है। नेपाल में इस हिंसक झड़प के लिए लोकतंत्र समर्थक पार्टियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार भी ठहराया है। इन प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे हैं। पहला तो एक हिंदू राष्ट्र की मांग और दूसरा राजशाही व्यवस्था की बहाली करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि देश में राजनीतिक प्रक्रिया खत्म करके राजशाही को दोबारा लागू किया जाए और राजशाही व्यवस्था नेपाल का केंद्रीय मुद्दा है, जो 2008 में गणतंत्र की स्थापना के बाद से शुरू हुआ था। हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो नेपाल की करीब 81% हिंदू आबादी की मांग है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जैसा कि राजशाही के समय था। समर्थकों का मानना है कि 2008 में धर्मनिरपेक्षता अपनाने से नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हुई है। अगर हम कल्पना करें कि नेपाल में राजशाही लौट आए तो इससे क्या असर होने वाला है? लोकतंत्र में और राजशाही में डिफरेंस क्या है? तो पहले आपको बता दें कि राजशाही के 2 तरीके होते हैं। पहला एक निरंकुश शासक होता है और एक संवैधानिक शासक होता है। निरंकुश शासक यानी कि निरंकुश राजशाही, राजा या रानी के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। उनकी इच्छा ही कानून मानी जाती है। वे कानून बनाने, शासन चलाने और न्याय देने योग्य होते हैं। इसमें संसद, संविधान या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होती। तो राजा की शक्तियों को सीमित कर दें। कई निरंकुश राजशाहियों में शासक दावा करते हैं कि उनकी शक्ति ईश्वर से प्राप्त है, जिससे उनकी सत्ता को चुनौती देना पाप या अपराध माना जाता है। वहीं संवैधानिक राजशाही की बात करें तो इस शासन व्यवस्था में राजा या रानी देश का शासक होता है, लेकिन उसकी शक्तियां संविधान या कानून के दायरे तक सीमित होती हैं। इस व्यवस्था में राजा या रानी प्रतीकात्मक या औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जबकि असल शासन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और संसद के पास होता है। जापान, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में ऐसी व्यवस्था है। अगर हम देखें नेपाल की, तो नेपाल में अगर राजशाही लौटती है तो भी लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र खत्म होने का मतलब है कि देश में निरंकुश राजशाही, जो फिलहाल नेपाल में लग पाना असंभव सा दिखाई दे रहा है,
नेपाल लंबे समय तक दुनिया का इकलौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा नेपाल के एकीकरण के बाद से यहाँ की राजशाही ने हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। 1950 के बाद यहाँ ईसाई आबादी बढ़ना शुरू हुई। माओवादी आंदोलन और जन आंदोलन के बाद राजशाही का अंत हुआ। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को एक सेकुलर देश बनाने का फैसला लिया। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की लगभग 81.2% आबादी हिंदू है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियनिटी दुनिया भर में नेपाल का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। इसको लेकर राजशाही समर्थकों ने ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। यानी कि जो नेपाल है वहाँ पे ईसाई धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यही मुद्दा है कि इसको रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। नेपाल के प्रदर्शनकारी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर वहाँ की 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यह सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को कमज़ोर करने की एक रणनीति भी हो सकती है। धर्म का मुद्दा उठने पर लोग एकतांत्रिक मूल्यों और सेकुलरिज्म को भूल जाते हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी इसे कभी लागू नहीं होने देगी। भारत कभी भी नेपाल में राजशाही का समर्थन नहीं करेगा। भारत में कुछ संगठन इस मुद्दे का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में देखना चाहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आदित्यनाथ के पोस्टर दिखने की आलोचना की थी, क्योंकि नेपाल में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें दिखाकर कहीं ना कहीं आंदोलन किया गया। उन्होंने कहा था कि देश में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के लिए किसी विदेशी नेता की तस्वीर की ज़रूरत पड़ जाए। नेपाल में राजशाही लौटना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि राजशाही का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया है। बहुसंख्यक जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है। इसलिए फिलहाल हिंदू राष्ट्र बनना अभी संभव सा दिखाई नहीं दे रहा है। नेपाल में बहुत सारी जनजातियां, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और शहरी लोगों का समर्थन सत्तारूढ़ सरकार के साथ है। थोड़ी बहुत खामियां, भ्रष्टाचार और उतार चढ़ाव तो हर देश की सरकार में होते हैं। नेपाल में मौजूदा विरोध सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जा रहा है जो राजशाही के वफादार हैं, और इनके विरोध से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ऐसा प्रोफेसर प्रसेनजीत मानते हैं। नेपाल में राजशाही कब खत्म हुई थी? तो 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीतकर शाह वंश की स्थापना की। 1846 में जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलटकर खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया, जिससे राणा वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है। 1951 में शाह वंश ने राणा वंश को सत्ता से हटाकर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया। 1959 में राजा महेंद्र दास ने शाह ने देश का संविधान बदलकर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लागू की। यह शाह वंश के वंशज थे। 1990 में जन आंदोलन के दबाव में राजा महेंद्र शाह ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम लागू किया, यानी कई पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बना सकती थीं। 1995 में माओवादियों ने राजशाही के खिलाफ गृह युद्ध शुरू किया। 2001 में क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने राजा वीरेंद्र और राज परिवार के 9 सदस्यों की हत्या कर दी। इसके बाद ज्ञानेंद्र राजा बने। 2005 में माओवादियों ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा ज्ञानेंद्र ने इमरजेंसी लगाकर सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली, जिससे आंदोलन और भी भड़क गया। 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। 2006 में गृह युद्ध समाप्त हुआ और माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए। 2008 में संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर नेपाल को गणतंत्र देश घोषित कर दिया था। अभी तक जो चीज़ें हमने जानी वो तो रहा नेपाल का मुद्दा, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजशाही समर्थकों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की नारायण हिटी में वापसी के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नेता कौन था भैया जो राजशाही चाहता है। नारायण हिटी काठमांडू में ही स्थित वहीं रॉयल पैलेस है, जिसमें राजा रहते थे। जब राजशाही व्यवस्था खत्म हुई और गणतंत्र आया तो इसे संग्रहालय में बदल दिया गया था। नेपाल में गणतंत्र की मांग को लेकर करीब 2 दशक पहले जन आंदोलन हुआ था। आंदोलन के कारण संविधान सभा का गठन हुआ और 2008 में राजशाही व्यवस्था खत्म होने के साथ गणतंत्र आया। राजशाही समर्थक नेताओं की अगर हम जो मीडिया बाइट्स में रिपोर्ट चल रही हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, लेकिन वे इस बात पर स्पष्ट नहीं थे कि
आगामी आंदोलन का मुख्य नेता कौन होगा। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के लिए कई समूह अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके बीच आम सहमति के अभाव में या अभाव के कारण सिंगल लीडरशिप की संभावना कम है। प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसक गतिविधियों की जिम्मेदारी लेने के लिए नेता स्वयं तैयार नहीं दिखते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि विरोध प्रदर्शन नेताओं के नियंत्रण में नहीं है। अब कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या पारंपरिक राजशाही सत्ता या आरपीपी आगामी अभियान का नेतृत्व संभालेगी, साथ ही क्या ये लोग आंदोलन की जिम्मेदारी लेंगे। अब आरपीपी ने 8 अप्रैल को राजधानी काठमांडू में आम बैठक के साथ बागमती, नेपाल के 7 प्रांतों में से एक है, वहाँ स्तरीय विरोध, प्रांत स्तरीय यानी कि राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर प्रदर्शन और 20 अप्रैल को राजधानी में आंदोलन की घोषणा की है। यानी कि 8 अप्रैल को फिर से नेपाल में हंगामा होने वाला है और वो वाला कवरेज हम करेंगे, अगर हमें ध्यान में रहा कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में बताएं। आगामी आंदोलन और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की समीक्षा के लिए कई बैठकें आयोजित की गई है। जो बैठक हुई है, बैठक के बाद आरपीपी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने बताया कि आरपीपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह राजशाही की बहाली के लिए किसी के भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि काठमांडू के तिनकुने में हिंसा सरकार ने ही भड़काई और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है। वहीं लिंगदेन ने दावा किया कि गिरफ्तार हुए वरिष्ठ नेता हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हिंसक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी कि जब तक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए निर्दोष नागरिकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगी। जब राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए ताज़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तब आरपीपी के भीतर भी 2 गुट निकलकर सामने आए थे और यह बात सार्वजनिक रूप से भी देखी जा रही थी। ज्ञानेंद्र शाह के अनुरोध पर करीब 4 दशकों से सक्रिय राजनीति में कम ही दिखने वाले सुवेदी को राजशाही आंदोलन का नेता बनाया गया है। हालांकि सुवेदी सार्वजनिक रूप से इसे इनकार करते रहे हैं। सुवेदी ने इमेज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें कहा था कि आरपीपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, महासचिव धवल शमशेर राणा और नेता हरि बहादुर बस्नेत ने सबसे पहले उन्हीं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नेता बनने का प्रस्ताव दिया था। उनके अनुसार यह प्रस्ताव आरपीपी नेताओं की ओर से आया, जिसमें कहा गया कि सभी दलों को शामिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक नेतृत्व की जरूरत है। वहीं सुवेदी ने कहा कि दूसरे आरपीपी नेता पशुपति शमशेर राणा और प्रकाश चंद्र लोहानी का भी इसमें समर्थन है और वे सभी एक साथ खड़े हैं। लेकिन आरपीपी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन सहित कई अन्य नेताओं ने सुवेदी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरपीपी के नेतृत्व में आंदोलन आयोजित करने के लिए एक समिति का गठन किया और लिंगदेन को इसका संयोजक नियुक्त किया। विरोध प्रदर्शन पर आरपीपी ने कहा था कि वह राजशाही और हिंदू राष्ट्र को बहाल करने के लिए किसी भी आंदोलन का नैतिक रूप से समर्थन करेगी, लेकिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रा और महासचिव राणा के अलावा आरपीपी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में की बात करें तो उसमें नजर नहीं आए थे। ज्ञानेंद्र शाह को लेकर लिंगदेन को क्या डर लग रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि सुवेदी को आंदोलन का नेता नियुक्त करना पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अनुरोध पर किया गया था। कई लोगों का मानना है कि 86 वर्षीय सुवेदी को भी राजशाही समर्थकों के स्वीकार्यता वाला नेतृत्व पाने के लिए नेता के रूप में चुना गया था। प्रदर्शन से पहले सुवेदी और दुर्गा प्रसाई निर्मल निवास यानी कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का जो निजी आवास है वहां पहुंचे थे और शाह से अलग अलग मुलाकात की थी। यहां तक कि उन बैठकों के बाद भी लोगों ने अनुमान लगाया है कि सुवेदी और प्रसाई ज्ञानेंद्र शाह के पसंदीदा नेता रहे होंगे। निर्मल निवास में एक लंबी चर्चा से लौटने के बाद ही प्रसाई को आंदोलन का नेता नियुक्त किया गया। इसका हवाला देते हुए कुछ गणतंत्र समर्थक यह आरोप भी लगा रहे हैं कि हिंसा शाह ने करवाई होगी। ज्ञानेंद्र से मुलाकात और आंदोलन का नेता नियुक्त किए जाने के बाद प्रसाई ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने पूर्व राजा के साथ आंदोलन पर चर्चा की थी, लेकिन उनके बीच जो बातचीत हुई उसका खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरपीपी का नाम लिए बिना कहा, मैंने राजशाही खत्म करने के बाद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने आरपीपी चुनाव लड़ा। राजशाही जाने के बाद ज्ञानेंद्र शाह पहली बार मेरे कार्यक्रम में शामिल हुए और दीप जलाकर राजशाही को बहाल करने के लिए अभियान में भाग लिया। आरपीपी के कुछ नेताओं के अनुसार उन्हें चिंता है कि पार्टी अध्यक्ष लिंगदेन और निर्मल निवास के कारण पार्टी विभाजित हो जाएगी,
क्योंकि सुवेदी और प्रशाई ज्ञानेंद्र शाह की इच्छा के अनुसार राजशाही आंदोलन के नामित नेता माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले महाधिवेशन में निर्मल निवास के समर्थन से वे अध्यक्ष बने थे, जो लिंगदेन है वो अध्यक्ष बने थे। कमल थापा को हार का सामना करना पड़ा था। लिंगदेन ने सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोपों का खंडन किया, लेकिन अपनी हार के तुरंत बाद कमल थापा ने निर्मल निवास को दोषी ठहराया था। इसके तुरंत बाद थापा ने आरपीपी नेता का गठन किया और राजशाही बहाल करने के अपने पुराने एजेंडे को त्याग दिया। हालांकि अब वह राजशाही की बहाली की मांग पर लौट आए हैं। आरपीपी के कुछ नेताओं के मुताबिक लिंगदेन को डर है कि जिस तरह निर्मल निवास ने कमल थापा को हराने और जीत दिलाने में उनकी मदद की थी, उसी तरह अब वह पार्टी को विभाजित कर देंगे। आपको डर है कि निर्मल निवास पार्टी को विभाजित कर देगा। जब लिंगदेन से सवाल मीडिया ने पूछा तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, यह बिल्कुल झूठ है और यह सच नहीं है, यह गलत जानकारी है। उन्होंने सभी से घटना को लेकर पूर्व राजा को राजनीति में न घसीटने का भी आरोप लगाया या उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया। ठीक, आरोप नहीं, आग्रह किया। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं आरपीपी की कि अब आरपीपी क्या करेगी। आरपीपी के अध्यक्ष बार बार हमने बताया कि राजेंद्र लिंगदेन हैं। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है, लेकिन आरपीपी जिसने हमेशा राजशाही के पक्ष में अभियान चलाया है, उसने कभी कभी हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के अध्यक्ष लिंगदेन कहते रहे हैं कि राजशाही को बिना किसी हिंसा के सर्वसम्मति से या 2/3 बहुमत प्राप्त करके संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बहाल किया जाएगा। लेकिन हाल के सालों में कई लोगों का मानना है कि लिंगदेन पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि दुर्गा प्रसाई पूर्व राजा के करीब आ गए और उनके साथ कई संगठनों ने सड़कों पर गतिविधियां शुरू कर दी हैं। आरपीपी के भीतर दूसरे समूहों के नेता लिंगदेन पर सड़क पर उतरने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आरपीपी उस स्थिति पर पहुंच गई है जहां उसे पड़ताल पर जाना पड़ रहा है, जबकि सुवेदी के नेतृत्व में राजशाही समर्थकों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पिछले साल आरपीपी ने सरकार के समक्ष 40 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थी, जिनमें राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली तथा संघवाद को खत्म करना शामिल था। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड प्रधानमंत्री थे, तब लिंगदेन ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा था। लिंगदेन ने कहा था कि उन्हें पार्टियों के बीच बिना किसी हिंसा के बातचीत और आम सहमति के माध्यम से एक नए समझौते पर पहुंचकर आगे बढ़ने की संभावना दिखती है। संसद में 14 सांसदों के साथ 5वीं सबसे बड़ी पार्टी आरपीपी के सांसद भी कभी कभी राजशाही को बहाल करने के बारे में संसद में बोलते हुए नजर आए हैं। लिंगदेन की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि राजशाही बहाल करने के लिए आंदोलन जारी रखने पर मैं सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब निरंतर जारी रहेगा, परिस्थिति के अनुसार यह आगे भी बढ़ सकता है। संयुक्त जन आंदोलन समिति ने कहा है कि सुवेदी के नेतृत्व में राजशाही को बहाल करने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। सुवेदी ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हम हमेशा जन आंदोलन और जन इच्छा के पक्ष में रहेंगे और उसका समर्थन करेंगे। साथ ही लोगों से अनुरोध किया कि वे पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएं। याद रखें, ऐसी कठिन परिस्थिति में किसी को भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। देशभक्त लोगों का आंदोलन जारी रहे। उनका दावा है कि पूर्व राजा को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आंदोलन किसी नेता के नेतृत्व में नहीं होगा और जनता स्वयं ही उस आंदोलन को नेतृत्व और दिशा देगी जो जनता की इच्छा और लोकप्रिय विद्रोह से उत्पन्न होगा। सांस्कृतिक विशेषज्ञ जगमन गुरुंग राजशाही को बहाल करने के अभियान में सुवेदी धड़े के सलाहकार हैं और उनसे पूछा कि अब आंदोलन का क्या होगा। जब इनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आंदोलन का क्या होगा, जब आपके संयोजक को नज़रबंद कर दिया गया है और आपके नेता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे नेता नवराज सुवेदी हैं और भले ही वह घर में नज़रबंद हों, लेकिन आंदोलन अब नहीं रुकेगा। एक नेता के गायब हो जाने से लोग चुप नहीं रहेंगे, खुद नेतृत्व करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई उसके लिए आयोजक भी जिम्मेदार हैं। गुरुंग ने कहा कि आयोजकों को निष्क्रियता के कारण ऐसी घटना घटी। अब आयोजकों को आत्मचिंतन करना चाहिए और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि तिनकुने की घटना के बाद उन्होंने दुर्गा प्रसाई, नवराज सुवेदी और राजेंद्र लिंगदेन सहित किसी भी आरपीपी नेता से बात नहीं की है। सब मिला जुला के नेपाल में राजशाही लाने के लिए
गणतंत्र को हटाने के लिए, राजतंत्र को लाने के लिए सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। जहां पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली करने की बात की जाती है, वहीं दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर एक तरह से कह दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, राज्य या राजा बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्हें किसी भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं, उन्हें राजा ही चाहिए। और साथ में नेपाल हिंदू राष्ट्र फिर से बने। नेपाल की बात करें तो नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, कल भी रहेगा। और यहाँ पे लोग घूमने, पूजन अर्चन करने के लिए जाते हैं, जिससे वहाँ की इकॉनमी बूस्ट मारती है। क्योंकि भारत के लोग सबसे ज़्यादा घूमने के लिए नेपाल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा, पासपोर्ट कुछ नहीं लगता है और धीरे से चले जाते हैं। पैसा भी भारत का बड़ा है, वहाँ का पैसा छोटा है, तो कम पैसे में भी काम चल जाता है। चैनल पर नया है तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।